हेलो बालको, तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे सबके सब। तो आज अपन लोग यहाँ पे पहला लेक्चर ले रहे हैं हम लोग। उस लेक्चर का नाम है भाया बायोमोलिक्यूल्स। क्या नाम है भाई? बायोमोलिक्यूल्स। देखो भाई, मेरी राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि मैं पहली बार पेन टैब यूज कर रहा हूं, तो राइटिंग के लिए माफी। ठीक है, तो यार आज का लेक्चर अपना पहला लेक्चर है, बहुत इजी रहेगा, बहुत बिंदास रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, जिसे बोलते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल्स। मजा आ जाएगा। क्लास 11th का ये चैप्टर है और नीट में तो बेटा ये भर भर के आता है। भर भर के मतलब तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना यार। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल का है, 2 से 3, शायद 4 भी हो जाए, यानी 8 से लेके 12 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। 12 मार्क्स 8 से लेके, बहुत बड़ा है बेटा। इतने में तो लाखों रैंक पीछे, हजारों रैंक पीछे, लाखों रैंक पीछे हो जाती है भाई। आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये इजी करके पढ़ा। ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात समझो, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में भी एक सब्जेक्ट होता है जिसे बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का बेस है, मान लो बायोकेमिस्ट्री का बेस है बायोमोलिक्यूल्स। अब समझो यार, एमबीबीएस में फुद्दू बन के जाओगे, इससे बेहतर है कि बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के जाओ, है कि नहीं? चलो यार स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। थोड़ी तबीयत खराब है, खांसी है, लेकिन फिर भी कराएंगे यार, कराएंगे, मजा आएगा आप लोगों को। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं भैया, स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। सर बायोमोलिक्यूल्स के लिए स्टार्ट करने से पहले हमें यह बता दो कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। सर हमने बायोमोलिक्यूल्स को समझाने के लिए, समझने के लिए 2 हिस्सों में काट दिया, एक होता है बायो और दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स। सर बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ बोलूं या मैं बोलूं बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉलिक्यूल्स, सर मॉलिक्यूल से समझने से पहले आप बताओ एटम क्या होता है। देखो भाई, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ना जाने कितने, ये सब के सब होते हैं बेटा एटम्स। क्या होते हैं? एटम्स। लेकिन अपने को क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूल्स। अब समझो, कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे ये हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मान लो कुछ वाटर बना दिया, या कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, या हाइड्रोजन ने मिलकर हाइड्रोजन बना दिया, ये नाइट्रोजन ने मिलकर नाइट्रोजन बना दिया, ये हाइड्रोजन, ये सब क्या है? ये सब है बेटा मॉलिक्यूल्स। क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स। अब समझो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, कि बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी बोलती है जितने भी मॉलिक्यूल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है भाई। जितने भी मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या है भाई? बायोमोलिक्यूल्स है। अरे इसको उल्टा भी समझो, बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ बनाती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। देखो बेटा वाइस वर्सा हो गया, यहां से कान पकड़ो चाहे यहां से कान पकड़ो, बात एक ही है। मैं ऐसे बोल दूं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो उसे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, या मैं ऐसे बोल दूं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनसे लाइफ बनी है उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बात एक है। अरे बात एक है। मेरी बात समझ में आ गई लाडले? अरे मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? अरे मेरी बात समझो, अब समझो मेरी बात। सर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, लिविंग वाले में प्रेजेंट होंगे। लिविंग का मतलब क्या? लिविंग का मतलब, कहने का मतलब सर ये एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में प्रेजेंट होंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो तुम लोग। हाँ होंगे। सर क्या ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल सही बात, ये प्लांट्स में भी होंगे। सर क्या ये प्लांट्स के अलावा माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया फंजाई में भी होंगे क्या? जी हाँ, ये माइक्रोब्स में भी प्रेजेंट होंगे। कमाल की बात ये है, ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, ये माइक्रोब्स में भी प्रेजेंट है और ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। अब मेरे से किसी स्टूडेंट ने कभी सवाल पूछा कि सर ये प्लांट्स के अंदर ये मॉलिक्यूल्स कैसे आए होंगे? मैंने बोला बेटा ये प्लांट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स आए होंगे सॉइल से। सर ये सॉइल कहां पे होती है? ये सॉइल होती है बेटा धरती पे, यानी कहीं ना कहीं हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर भी ये मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। मैंने कहा क्या बात कर दी तुमने, मैं कही बात तो सही कह रहे हो सर, लेकिन अर्थ तो नॉन लिविंग है। सर लेकिन अर्थ तो नॉन लिविंग है और आप कह रहे हो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं सर ये प्लांट्स के अंदर अगर गए हैं तो कहीं ना कहीं सॉइल से गए होंगे, और अगर सॉइल से गए हैं तो कहीं ना कहीं अर्थ से आए होंगे, यानी अर्थ क्रस्ट से आए होंगे, और अर्थ क्रस्ट तो सर नॉन लिविंग है।
सर अर्थ क्रस्ट तो हमारी, ये तो हमारी धरती माँ है, ये माँ है, लेकिन है तो नॉन लिविंग। मैंने कहा बेटा तूने तो मेरे को फंसा दिया, मैं कहा आंसर कहां से ढूंढूं, तो आंसर एनसीईआरटी में था और हमने पढ़ा ही नहीं। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात बेटा, समझो मेरी बात। इधर देख बेटा, ध्यान दे, देख बायोमोलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, लेकिन वो मैंने देखा कि वो लिविंग में भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है। तो सर फर्क क्या है, सर फर्क क्या है फिर, सर फर्क क्या है? अब मेरी बात समझो, फर्क ये है कि जो लिविंग में प्रेजेंट है वो सेम चीज नॉन लिविंग में प्रेजेंट है। मेनली हमें क्या पढ़ना है, मेनली हमें पढ़ना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? गरम लग गया कार्बन, चार्जर गरम हो रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चार एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इन चार एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए इन चार एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये लिविंग में भी है और अर्थ पे भी, अर्थ क्रस्ट पे भी प्रेजेंट है। मैं बोला हाँ प्रेजेंट है। तो फर्क क्या है सर? सर फर्क क्या है? फर्क है बेटा अमाउंट का, फर्क है बेटा अमाउंट का, फर्क है बेटा परसेंटेज का, फर्क है बेटा अमाउंट का, फर्क है परसेंटेज का, या मैं बोलूं एनसीईआरटी का वर्ड बोलूं, फर्क है रिलेटिव अबंडेंस का। क्या पता कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अलग अमाउंट, एक अलग परसेंटेज, एक अलग अबंडेंस होगी और नॉन लिविंग के अंदर क्या पता अलग अबंडेंस होगी। कमाल की बात देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर, जैसे गोल्ड, अरे बोलो, जैसे सिल्वर। क्या गोल्ड सिल्वर हमारे अंदर है क्या? हम इसको भले ही शरीर पे पहनते हो लेकिन हमारे अंदर तो नहीं है ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए इसी सारी बात को अपन लोग एनसीईआरटी से समझते हैं एक बारी। अरे बालक, इसी सारी बात को एक बारी एनसीईआरटी से समझते। देख बेटा, एनसीईआरटी से समझते। देख, वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे बायोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे माइंड में, आए माइंड तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे माइंड में हुआ ना हुआ, मेरे माइंड में अराइज हुआ कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम केमिकल्स है, यानी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हम लोगों ने पढ़ी है केमिस्ट्री के अंदर। समझो, अगर हम लोगों ने एनालिसिस किया किसी भी प्लांट टिश्यू का या एनिमल टिश्यू का या कोई भी बैक्टीरिया फंजाई लेके किया, तो हमें देखा कि हमें ऑब्टेन हो रहा है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ और अदर भी, है ना। जब हमने एनालाइज किया एक पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट का, हमें जो कि एक नॉन लिविंग मैटर, अरे ये सब तो लिविंग थे, नॉन लिविंग है, हम लोगों को सिमिलर लिस्ट मिल गई भाई। इनमें भी मुझे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिल गया। वो बात अलग है कि मुझे इसमें सिल्वर, गोल्ड वगैरह भी मिल गया होगा, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो इसको भी मिल गया, इधर भी मिल गया और उधर भी मिल गया। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बोलूं तो भैया कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं अंदर घुस के स्टडी करके बताऊं, है ना, हाउ क्लोजर एग्जामिनेशन करके देखूं, तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। मतलब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी अबंडेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अरे बोलो। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स, क्या पढ़ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के मॉलिक्यूल। समझ ले, बायो का मतलब समझा दिया, मॉलिक्यूल्स का मतलब समझा दिया। अब एनसीईआरटी बोलती है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ मेरी बात, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स बने होंगे वो कार्बन कंटेनिंग होंगे। सब में क्या मिलेगा आपको? कार्बन मिलेगा। और कार्बन की वैलेंसी पूरी करता है हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन भी अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कार्बन भी मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलेगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोल दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग देखते हैं कि कौन ज्यादा कहां प्रेजेंट है ना, कौन ज्यादा कहां प्रेजेंट है। समझो, इधर देखो कि अर्थ में कौन ज्यादा है। हमने अर्थ की एलिमेंटल एनालिसिस करी और हम लोगों ने ह्यूमन की यानी एनिमल की एनालिसिस करी, तो हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर क्या क्या अमाउंट में क्या क्या चीजें ज्यादा प्रेजेंट है और अर्थ क्रस्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, वो मैं आपको दिखाने लग रहा हूं। देखो बेटा, वो मैं आपको दिखाने लग रहा हूं। देखो इधर देखो, एक नया पेज ऐड करते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में लिख रहा हूं?
एनिमल्स के बारे में, और यहां मैं लिखूंगा बेटा अर्थ क्रस्ट के बारे में। कौन सा एलिमेंट किसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट है वो देखते हैं, ठीक है, एनिमल्स के बारे में और अर्थ क्रस्ट के बारे में। जब एनिमल के अंदर हमने देखा सब कुछ एलिमेंटल एनालिसिस किया तो हमने देखा मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन मिलता है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन मिलता है, ओसीहन। ओसीहन, ओसीहन से याद रखना आप लोगों को, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। सर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्यों मिलता है? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है बेटा? वाटर प्रेजेंट है। मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, इसलिए में मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा एटम मिलता है या कौन सा एलिमेंट मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ये तो अच्छा अगर मैं सारा का सारा एनिमल से एनिमल से के सेल से बेटा ये सेल के एनालिसिस है, ये सेल के अंदर हमने कोई भी सेल लिया, उसके सेल के अंदर की एनालिसिस करी, उसमें देखा मैंने मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। अब मेरी बात समझ, अगर मैं एनिमल के सेल्स में से सारा का सारा हाइड्रोजन सारा का सारा पानी खींच लूं, सारा का सारा पानी खींच लूं तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट में क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब फ्रेश वेट, अगर फ्रेश वेट की बात करूं, यानी एनिमल यानी सेल के अंदर पानी है तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं ड्राई वेट की बात करूं या ड्राई वेट की बात करूं, यानी ड्राई सेल की बात करूं, उसमें पानी तो है नहीं, तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन प्रेजेंट है। एनसीईआरटी कहती है सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है वो बेटा नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। अरे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सेम चीज जब मैंने अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट की एनालिसिस करी तो मुझे यहां पे मिला अभी भी अगेन मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन नहीं मिलता। उसके बाद क्या है? ओ सी का ना, यानी कि ऑक्सीजन देन सिलिकॉन देन कैल्शियम देन सोडियम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे ऑक्सीजन करीब करीब 65 या 66% के आसपास हम लोगों को मिलता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे तो कुछ मेरे ख्याल से 46.6% एनसीईआरटी की फिगर है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन है, एनिमल्स के अंदर भी मैक्सिमम ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बाद कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन नेग्लिजिबल अमाउंट में है। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये सारा ओसिकाना और एनिमल में ओसीहन। अरे याद रहेगा मेरी बात? अरे याद रख ले मेरी बात बेटा, याद रख लियो, ठीक है? चल बेटा आगे समझ, आगे समझ। इसी को मैं तुम्हें एनसीईआरटी से दिखाता हूं, कल को तुम बोलो कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है ना। एक बार जरा मैं इसी को आपको टेबल में एनसीईआरटी पे बताता हूं। देखो यहां पे परसेंटेज वेट दे रखी है, अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? एलिमेंट की कंपैरिजन कर रहा हूं एलिमेंट का, ठीक है ना। तो अर्थ क्रस्ट में कितना है और ह्यूमन बॉडी में कितना है? देखो ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन 65%, और ऑक्सीजन यहां पे कितना दिख रहा है? देखो 46.6%। दोनों में ही ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन के बाद अगर मैं अमाउंट की बात करूं, देखो उसके बाद क्या है? कार्बन की। कार्बन के बात करूं तो हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बाद बात करूं तो नाइट्रोजन की। और देखो क्या लिखा है? सिलिकॉन बेटा नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। सारा याद नहीं करना है, सारा याद नहीं करना है, ना ही इसकी अमाउंट याद करनी है, बस याद रखना है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है। ये फालतू सब याद नहीं करने का, ठीक है। इधर क्या है? ओसिकाना, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, फिर कैल्शियम है, फिर नाइट्रोजन है, ओ सॉरी सोडियम है। इसमें क्या है बेटा? नाइट्रोजन वेरी लिटल है, या क्या है? ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल अमाउंट में सिलिकॉन है। वही सेम चीज अर्थ क्रस्ट के अंदर नॉर्मल मिनिमम अमाउंट में क्या है? नाइट्रोजन है। अरे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोल दे यार। अरे आ गई होगी अब तक तो। अरे यार हम समझाएं और तुम्हें बात समझना है, ऐसा हो कैसे सकता है ना। चलो भाई, अब मैं तुम्हें इतना समझा दिया कि ये एलिमेंट इतने हैं, ये एलिमेंट इतने हैं। सर आपने पता कैसे लगाया? क्या प्रोसीजर है पता लगाने का? कैसे मुझे पता लगा कि इसके अंदर कार्बन कितना है, या ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, या इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना है? भाई एक सेल के अंदर तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी होगा, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी होंगे जैसे बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, और इनऑर्गेनिक कंटेंट भी होंगे। सर तो ऑर्गेनिक कंटेंट और इनऑर्गेनिक कंटेंट दोनों कैसे पता लगाया? आज समझते हैं इस बात को, आज समझते हैं इस बात को। आजा आओ बेटे, चल भाई ऑर्गेनिक कंटेंट और इनऑर्गेनिक कंटेंट पता लगाते हैं। सबसे पहले पता लगाएंगे बेटा ऑर्गेनिक कंटेंट। सबसे पहले क्या पता लगाएंगे? ऑर्गेनिक कंटेंट। यहीं पे समझा दूंगा बेटा, एक वर्ड आएगा एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल। हम करते क्या? कुछ भी ले ले, यहां पे तू लीफ ले ले, एक लीफ ले ले, या फिर कोई एक लीवर का सेल ले ले, या लीवर का टिश्यू ले ले, कुछ भी ले ले। मैं लीफ लूंगा, एनसीईआरटी भी लीफ लेती है। एग्जांपल ले रहा हूं, देख सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे बेटा एक लीफ ले ली, ठीक है, एक लीफ ले ली। इस लीफ के साथ मैंने क्या किया समझ, इस लीफ के साथ मैंने क्या किया, एक मैंने मोटर एंड पेस्टल लिया,
एक मैंने क्या लिया, मोटर। अरे वो आता है ना, तुमने देखा होगा अपने लैब में, ऐसे कटोरा सा आता है और उस पर हथौड़ा मारने वाला ऐसे आता है, ये ऐसे। हमने मोटर एंड पेस्टल लिया और इस लीफ को मैंने बेटा अंदर रख दिया। इस लीफ को मैंने क्या किया, अंदर रख दिया, ठीक है ना। और इस लीफ के अंदर साथ साथ हमने इसके अंदर एक कुछ एसिड भी डाल दिया। क्या डाल दिया, कुछ एसिड डाल दिया। इस एसिड का नाम बेटा याद रखना है, इस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कैसे बनता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इधर देख। व्हाट इज एसिटिक एसिड, CH3, है ना। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं, चला अभी आगे बनाता हूं। CH3COOH, ये होता है आपका क्या, एसिटिक एसिड। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। मैंने बोला एसिटिक एसिड नहीं, मैं क्या डालूंगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाऊं, देख, कार्बन, कार्बन के ऊपर ये 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड में मैंने क्या किया, ये जितने भी हाइड्रोजन है, ये जितने भी हाइड्रोजन है, इस सारे हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, यहां पे क्लोरीन लगा दिया। तो CCl Cl Cl C डबल बॉन्ड OH, है ना। या मैं बोलूं CCl3, है ना, CCl3 COOH, ये होता है बेटा आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, अच्छा इसके अंदर मैंने क्या किया, ये मिटा दे रहा हूं। इसके अंदर मैंने क्या किया, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया, ठीक है। जगह चाहिए ना मेरे को थोड़ी सी, इसलिए मिटा रहा हूं। एक तो मेरे को चलाना नहीं आ रहा है ये ढंग से बहुत डिफिकल्ट है यार। मुझे तो लगा था ये थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए। लेकिन तुम्हारा समय कीमती है भाई, तुम्हारा समय तो कीमती है। देखियो मिट, अरे भैया, अरे यार, इतने में तो मैं अभी तक पूरा तुम लोगों को ये केमिकल एनालिसिस समझा देता। ये केमिकल एनालिसिस चल रहा है भाई, टॉपिक का नाम है केमिकल एनालिसिस, लिखा नहीं है मैंने, लेकिन टॉपिक का नाम है केमिकल एनालिसिस, है ना। चल बेटा इधर देख, अब आ जाओ दोबारा से इधर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ट्राइक्लोरो। अब मैंने इसको क्या किया, ये मेरे पास बाउल है ना, जिसे क्या बोलते हैं, ये मैंने क्या लिया यहाँ पे, लिख दे रहा बेटा मैं यहाँ पे, मोटर, एक बाउल जिसे बोलते हैं, एंड पेस्टल। तो मोटर एंड पेस्टल लिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसकी चटनी बना दी। इसकी क्या बना दी बेटा, चटनी बना दी। तो अगला जब आप देखोगे, तो यहां पे आपको क्या मिल गया बेटा, चटनी मिल गई। यहां पे इसकी पूरी क्या मिल गई, एक चटनी मिल गई, स्लरी मिल गई। क्या मिल गई, स्लरी मिल गई, है ना। ऐसे करके ये पूरी स्लरी मिल गई। अब मैंने इसको क्या किया बेटा, अब मैं इसको करूंगा भाई फिल्टर। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिल्टर करूंगा। फिल्टर कैसे करूंगा, देख, फिल्टर करने का बड़ा नॉर्मल तरीका है। एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, एक क्या ले लिया मैंने, यहां पे टेस्ट ट्यूब ले लिया, और इस टेस्ट ट्यूब पे मैंने एक लगा दी ऐसे करके, ओहो, ऐसे करके क्या लगा दी, एक फनल लगा दी, ठीक है ना। ऐसे करके फनल लगा दी, ठीक है। ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसके अंदर फनल लगा दी। अब इस फनल के अंदर मैंने एक यहां पे मैंने लगा दिया कॉटन। क्या लगा दिया बेटा, कॉटन, है ना। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, कॉटन। या कॉटन लगा दो या चीज क्लॉथ लगा दो, चीज क्लॉथ, कॉटन या चीज क्लॉथ, है ना। तो कॉटन और चीज क्लॉथ लगा दिया। अब मैंने इस वाले जो फिल्टर, ये जो मैंने स्लरी बनाई है, इसको मैंने यहां से क्या कराया बेटा, पास कराया। जैसे ही मैंने पास कराया तो कुछ चीजें जो फिल्टर हो गई वो नीचे आ गई, कुछ चीजें जो फिल्टर हो गई वो नीचे आ गई, है ना। वो फिल्टर होके नीचे आ गई, ऐसो को बोलते हैं बेटा फिल्टरेट। ऐसे को क्या बोलते हैं, फिल्टरेट, है ना। वो फिल्टरेट इसलिए हो गई बेटा, वो फिल्टर इसलिए हो गई क्योंकि जो भी इसके अंदर एसिड था वो सारी चीजें इसके अंदर सोल्यूबलाइज हो गई होंगी। मेरी बात समझो, जो भी ये फिल्टरेट नीचे आया होगा, जो भी ये फिल्टर होके नीचे आया होगा, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सब इस ट्राइक्लोरो एसिड के अंदर सोल्यूबल होगी। इसलिए हम इस फिल्टरेट को बेटा बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। क्या बोलते हैं बेटा, एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल बोलते हैं। बाकी जो बचा हुआ यहां पे हिस्सा था, बाकी जो कुछ चीजें यहां पे हमें देखने को मिली, कुछ चीजें यहां पे रह गई, उसे हम बोलते हैं बेटा रिटेंटेट। क्या बोल देते हैं मेरे भाई, रिटेंटेट। रिटेंटेट मतलब ऐसे चीजें जो उस एसिड में सोल्यूबलाइज हुई ही नहीं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या बोलेंगे, अरे वाह बेटे, एसिड इनसोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल। अब मेरी बात समझ, यहां पे फिल्टर जो हो गए, वो फिल्टर जो हो गए, फिल्टर मतलब
एसिड आ गया होगा नीचे, एसिड के अंदर जो मॉलिक्यूल सोल्यूबल हो गए होंगे वो सारा फिल्टर हो गया, आ गया होगा नीचे, तो फिल्ट्रेट हो गया। फिल्ट्रेट में क्या है, एसिड सोल्यूबल पूल है, और जो फिल्टर नहीं हुआ होगा वो ऊपर रह गया, और ऊपर रह गया तो उसका मतलब क्या है, वो एसिड में इनसोल्यूबल रह गया, इसलिए वो एसिड इनसोल्यूबल पूल हो गया। अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब समझ, कोई चीज सोल्यूबलाइज कब होती है, जब वो छोटी हो। तो फिल्ट्रेट में जो भी चीजें सोल्यूबलाइज हो गई होंगी उन सबकी मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, वो छोटे हल्के वो हल्के होंगे। लेकिन रिटेंटेट जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एसिड में सोल्यूबल नहीं हुए होंगे, यानी वो भारी होंगे, भारी होंगे, उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसलिए वो सोल्यूबलाइज ही नहीं है उसके अंदर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सवाल ये भी आता है कि एसिड सोल्यूबल पूल में और एसिड इनसोल्यूबल पूल में लो मॉलिक्यूलर वेट किसका है? अब तो तू बता देगा, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी तो तू बता देगा ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, इधर देख, अब एसिड इनसोल्यूबल और एसिड सोल्यूबल पूल में मैंने पहले यहां पे लिख के बैठा हूं, देख कितनी गंदी राइटिंग देख कितनी गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे बुड़बक, बहुत बहुत, एक स्टार, एक 2 स्टार, ये 3 स्टार, 4 स्टार, ये 4 स्टार, ये 5 स्टार होटल बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देख बेटा, एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। देख बेटा, जो चीज सोल्यूबल हो गई, ऑफ कोर्स सी बात है वो छोटे होंगे, छोटे होंगे तो इनका, अरे मैंने लिखा नहीं क्या, लो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। क्या रहेगा? लो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। और कितना एनसीईआरटी बोलती है, 800 से या फिर 1000 से नीचे, 1000 डेल्टन, डेल्टन इसकी यूनिट है, डेल्टन इसकी क्या है बेटा? यूनिट है। अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वजन 1000 से नीचे होगा, 1000 डेल्टन से नीचे होगा, या मैं बोलूं 800 से नीचे होगा, वो सारे के सारे उस एसिड में सोल्यूबल हो जाएंगे और फिल्ट्रेट के साथ नीचे आ जाएंगे और एसिड सोल्यूबल पूल बना देंगे। सेम चीज दूसरी सुन, जो बाकी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी मोर देन 800 डेल्टन, वो सोल्यूबलाइज हुए ही नहीं होंगे, वो ऊपर ही रिटेंटेट बन गए होंगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो रिटेंटेट बन गए। अब मेरी बात सुन, हमने देखा जब जो एसिड सोल्यूबल पूल था, जिसमें जो काफी मतलब बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें, मतलब मैक्सिमम जो कंपाउंड्स है, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स भाई साहब सोल्यूबल हो गए थे। क्या हो गए थे? सोल्यूबल हो गए थे, और वो रिटेंटेट के अंदर आ गए थे। क्या आ गए थे? रिटेंटेट के अंदर आ गए थे। रिटेंटेट हो गए मतलब, ओ सॉरी, रिटेंटेट कह रहा हूं, फिल्ट्रेट के अंदर आ गए थे। ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सोल्यूबलाइज हो गया, तो एसिड सोल्यूबल पूल में आ गया। एसिड इनसोल्यूबल पूल में कुछ कम अमाउंट में आए होंगे। क्या आए होंगे? कुछ कम अमाउंट में आए होंगे। अब तो कुछ कम अमाउंट में आए होंगे लेकिन बड़े बड़े आए होंगे, और बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी चैन वाले मॉलिक्यूल्स, बड़ी बड़ी चैन वाले मॉलिक्यूल्स, बड़ी बड़ी चैन वाले मॉलिक्यूल्स मतलब पॉलीमर्स। अरे बेटा, बड़ी 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 चैन वाले मॉलिक्यूल्स मतलब पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो आते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीमर, ये देख, एक 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 2 3 4 5 6, ये देखो, ये देखो, ये पूरी की पूरी चैन बन गई, और इसको बोलते, पूरे को बोलते बेटा पॉलीमर। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमर, है ना? तो ये बड़े बड़े सारे के सारे एसिड इनसोल्यूबल में आए तो ये पॉलीमरिक होंगे। वो क्या होंगे बेटा? नॉन पॉलीमरिक होंगे। बेटा याद करने की जरूरत ही नहीं है, तरीके से समझा रहा हूं भाई, कितना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं यार। अब समझ, छोटे 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 मॉलिक्यूल है तो क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लिविंग टिश्यू में ढूंढा है तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अरे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और बायो मतलब लिविंग टिश्यू में ढूंढा है तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? छोटे 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 लो मॉलिक्यूलर वेट, लेस देन 800 या 1000 डेल्टन से नीचे वेट, बड़े वाले हाई, छोटे छोटे जितने सोल्यूबल वाले थे वो ज्यादा थे, एसिड इनसोल्यूबल वाले कम थे, जो बड़े वाले थे वो पॉलीमरिक थे, जो छोटे वाले थे वो नॉन पॉलीमरिक थे। ठीक है, छोटे वालों को माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। लिविंग टिश्यू से ढूंढा था, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अभी एग्जांपल ही तो रह गया, अभी एग्जांपल ही तो रह गया। अभी समझ बेटा, समझ इधर, एसिड इनसोल्यूबल पूल, बड़े बड़े यानी कि पॉलीमर्स, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारा पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए, ये सब बेटा हमारे क्या हैं? ये सब हमारे बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इनका वजन 800 डेल्टन से ऊपर जाता है, इसलिए ये हमारे एसिड
इनसॉल्युबल पूल में आ गए हैं। अब मेरी बात समझ, ये पॉलीसेकेराइड हो, ये प्रोटीन हो, ये लिपिड हो, ये न्यूक्लिक एसिड हो, ये सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है भाई, सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसलिए जो एसिड इनसॉल्युबल में आता है वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन अगर तू यहां पे एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। अब छोटे छोटे तो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में आयंस आ गए, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब के सब कहां चले गए? ये सब के सब इनऑर्गेनिक कंटेंट में चले गए। और ऑर्गेनिक, अब देख अमीनो एसिड तो छोटा है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे तो एक प्रोटीन बनेगा। सुन, बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे तो एक प्रोटीन बनेगा। एक प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन तो बड़ा हो गया ना। इधर सुन और आगे सुन बेटा, न्यूक्लियोटाइड शुगर की चैन बना के बनाती है बेटा पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, सेकेराइड मतलब शुगर्स। तो पॉलीसेकेराइड है तो ऑफ कोर्स सी बात है, बड़े होंगे एसिड इनसॉल्युबल में चल जाएंगे, सॉल्युबल होंगे नहीं, लेकिन छोटे होंगे शुगर, जैसे ग्लूकोज वगैरह, फ्रुक्टोज वगैरह, ये सब क्या हो गए? एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा याद करना नहीं पड़ेगा, इतना अच्छे से समझा दिया ना कि याद करना ही नहीं पड़ेगा, और इससे अच्छा तो कोई समझाएगा नहीं तेरे को। ये मेरी गारंटी है भाई, ये क्या है? ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आगे समझ, एक लिपिड्स के साथ ना एक खेल चलता है, लिपिड्स के साथ एक खेल चलता है। मैंने लिपिड्स कहां लिखवाया है? मैंने लिपिड्स कहां लिखवाया है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। मैंने लिपिड्स कहां लिखवाया है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, मतलब फिल्ट्रेट में, मतलब फिल्ट्रेट में। मतलब इसका वजन क्या होगा? 800 डाल्टन से ऊपर होगा, या मैं बोलूं इसका वजन क्या होगा? 1000 डाल्टन से ऊपर ही होगा। अरे मेरी बात से मेरी की नहीं आ रही? लिपिड्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल में डाल दिया, लिपिड्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल में डाल दिया, और बायोमैक्रोमोलिक्यूल के वजन क्या होते हैं? 800 डाल्टन से ऊपर होने चाहिए। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है बेटे, एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या? समझ, ट्विस्ट बता रहा हूं देख। अरे यार मैंने लिखा था कहीं, ओहो कहां हो तुम, कहां हो? अरे आ गया, देख बेटा नोट्स, लिपिड्स के बारे में समझाना था, लिख दिया था मैंने। देख, अगर मैं लिपिड्स की बात करूं, एक लिपिड के मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इसका वजन लेस देन 800 डाल्टन आता है। अगर मैं लिपिड की बात करूं, ये लिपिड है, ये क्या है? लिपिड है। अगर मैं लिपिड की बात करूं तो इसका वजन लेस देन 800 डाल्टन आना चाहिए। इसका मतलब ये तो क्या होना चाहिए बेटा? बायो माइक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बायो माइक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए। अगर बायो माइक्रोमोलिक्यूल है तो इसको कहां होना चाहिए? एसिड सॉल्यूबल पूल में होना चाहिए। मगर अरे लिपिड है क्या? बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, बट स्टिल हमने इसको रखा कहां हुआ है? बट स्टिल हमने इसको रखा हुआ है एसिड इनसॉल्युबल पूल में। किस में रखा हुआ है? एसिड इनसॉल्युबल। ये क्या बात होती है? ये तो बात बड़ी अजीब है यार। भाई जब लिपिड का वजन 800 डाल्टन से नीचे है, जब लिपिड बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, तो एसिड सोल्युबल पूल में रखो ना। क्यों बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में है? ये मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? होता क्या है समझ, ये जो लिपिड्स होते हैं ये ऐसे नहीं रहते, ये क्या कर लेते हैं? ऐसे करके ना, ऐसे करके गुच्छा सा बना लेते हैं। ऐसे करके क्या बना लेते हैं? एक गुच्छा सा बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं बेटा वेसिकल्स। जिसे क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स की वजह से ये जो इकट्ठे हो गए ना, इसकी वजह से इनका वजन मोर देन 800 या मोर देन 1000 डाल्टन पहुंच जाता है। इसकी वजह से इसको हम लोग एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे भैया हमारा लिपिड एक्चुअल में क्या है? बायोमाइक्रोमोलिक्यूल रखना कहां चाहिए था? एसिड सोल्युबल पूल में रखना चाहिए था, लेकिन रखा कहां? एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखा। रीजन, क्योंकि हमारे जो लिपिड्स हैं वो जब टूटते हैं तो वो क्या कर लेते हैं? आपस में एक गुच्छा बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं बेटा वेसिकल्स। और इन वेसिकल्स का वजन 800 से 1000 डाल्टन आ जाता है, इसलिए ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में ये गिने जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंटेंट देख लिया। ऑर्गेनिक कंटेंट कैसे पता लगाते हैं? बहुत इजी है हम लोगों के लिए ऑर्गेनिक कंटेंट पता लगाना। अरे बहुत इजी है हम लोगों के लिए ऑर्गेनिक कंटेंट पता लगाना। ऑर्गेनिक कंटेंट में क्या है? तुम लोगों को खुद पता लग गया। लीफ लो, लीवर टिश्यू लो, कुछ भी लो, उसके अंदर आपको क्या करना है? मोटर प्रेशर में रखा, ट्राइक्लोरोएसिटिक डाला, उसकी चटनी बना दी, उसको फिल्टर किया, जो रह गया रिटेंटेट यानी एसिड इनसॉल्युबल पूल, जो फिल्टर हो गया फिल्ट्रेट, एसिड सोल्युबल पूल। उन दोनों में मैंने बता दिया क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती है, याद करने का तरीका बता दिया, फुल ऑन इजी कर दिया।
अब आ जा इनऑर्गेनिक कंटेंट। सर ऑर्गेनिक कंटेंट तो समझ में आ गया, सर इनऑर्गेनिक कंटेंट समझा दो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। अच्छा इनऑर्गेनिक कंटेंट समझा दो कैसे समझ में आएगा, जरा देख। हमने क्या किया, अब फिर से अगेन मैंने क्या ले ली बेटा, लीफ। ओहो क्या लीफ बना रहा हूं, वाह मुझे ही उल्टी आ गई देख मैंने क्या किया, एक लीफ ले ली, ठीक है। अब देख ये लीफ ले ली मैंने, ठीक है। अब इस लीफ के अंदर पानी होगा, इस लीफ के अंदर क्या होगा, पानी होगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर सारा का सारा क्या करूंगा, पानी निकाल दूंगा। देख बेटा ये फ्रेश वेट है, फ्रेश वेट, फ्रेश लीफ है, फ्रेश क्या है, लीफ। फ्रेश लीफ में ऑफकोर्स से बात है पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो फ्रेश लीफ में मतलब पानी का अमाउंट ज्यादा होगा। मैंने पानी सारा निकाल दिया, पानी सारा जैसे निकाल दूंगा तो इस लीफ के अंदर से पानी चला गया। जैसे ही पानी चला गया तो ये लीफ क्या हो जाएगी, ऐसे मुरझा जाएगी। भाई ये लीफ मुरझा गई। अब ये जो लीफ है बेटा ये क्या है, ये है ड्राई लीफ, ठीक है। अब इस ड्राई लीफ को मैं क्या करूंगा बेटा, जलाऊंगा, कंबशन करूंगा। जैसे ही मैं कंबशन करूंगा, जैसे ही मैं, अच्छा सुन, फ्रेश लीफ में, ड्राई लीफ में क्या बचेगा, ड्राई लीफ में ऑर्गेनिक भी है प्लस इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी है प्लस इनऑर्गेनिक भी है। अब सुन ऑर्गेनिक का तो मुझे पता है कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है मुझे पता है, वही मोटर पार्शल ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सब पता है। मुझे निकालना क्या है, इनऑर्गेनिक। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा कि ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट लीफ का उड़ जाए। तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट उड़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस लीफ को जला दूंगा। जैसे ही जलाऊंगा तो ये जितना भी इसका ऑर्गेनिक पार्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में वो निकल जाएगा। सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में वो निकल जाएगा। अब ऑर्गेनिक पार्ट इस लीफ में से चला गया, बचा हमारा क्या, सारा जला दिया मैंने, सब कुछ जला दिया मैंने। अब बचा मेरा क्या, सिर्फ और सिर्फ ऐश, राख। राख, इस राख में, इस ऐश में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आप लोगों को बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट मिलेगा। अब इस ऑर्गेनिक कंटेंट में आप एनालाइज कर लो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, खत्म इतना ही करना था। अब बताओ यार, अब भी मुश्किल है क्या, इनऑर्गेनिक कंटेंट ऐसे पता लगाते हैं, सब एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, सब एनसीईआरटी में गिवन है। आप तेरे को, अच्छा एक चीज बताऊं, अब मैं आपको बताऊं कि सेल कॉम्पोजिशन में मैक्सिमम अमाउंट आपको देखने को क्या मिलता है। अगर मैं एक सेल के साइटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन करूं या सेल का कॉम्पोजिशन देखूं तो मैक्सिमम अमाउंट में बेटा आपको मिलेगा वाटर। भाई साहब मेरे तो गला ऐसा हो चुका है कि क्या बताऊं, सुनो, मैक्सिमम अमाउंट में आपको देखने को क्या मिलेगा बेटा, वाटर। वाटर के बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपकी मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा प्रोटीन। क्योंकि देखो आपका कोई भी आपकी शरीर के कंटेंट है, कुछ भी आपका शरीर बना हुआ है, जिस भी सेल से बना हुआ है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, वाटर। और आपकी बॉडी को उसके बाद सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन के बाद आपके पास होता है सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड। सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बाद अगर मैं बात करूं, अरे चल क्यों नहीं रहा है, हाँ, न्यूक्लियोटाइड के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेंगे आपकी सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट में अगर बात करूं तो आपको कहीं जाके मिलेगा लिपिड्स। बेटा नीट का सवाल है, नीट का सवाल है, नीट। और मेरा तो दिल कह रहा है इस बार आ ही ना जाए, मेरा तो दिल कह रहा है इस बार कहीं ये सवाल ही ना आ जाए कि सेलर कॉम्पोजिशन बताओ किसका क्या क्या ज्यादा है। तो सेल कॉम्पोजिशन में मैक्सिमम अमाउंट में आपको मिलेगा वाटर और मिनिमम अमाउंट में आपको मिलेगा बेटा लिपिड्स। उसके बाद आपको मिलेंगे जी प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड और कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट। चल बेटा इसको एनसीईआरटी से पढ़ ले, इसको एनसीईआरटी से पढ़ ले। आजा आजा आई बाहर दिल है बेकरार, आजा पिया। चल देख, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे करें। इधर देख, कुछ नहीं है, हम लोग क्या करना है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या मिलते हैं हमें ये ढूंढना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। तो हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, अब आप वेजिटेबल ले लो, वेजिटेबल ले लो या पीस ऑफ लीवर, कुछ भी ले लो, और आप उसको ग्राइंड करो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर। देखो Cl3COOH, है ना। ये क्या हो रहा है, मोटर एंड पेस्टल लेके, यार ये क्या आ रहा है भैया, रुक जा, अच्छा तभी आ रहा था ये। अब हमने क्या किया, एक स्लरी बना दी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, चीज क्लॉथ या कॉटन लगा गया, है ना, फनल लगाया, चीज क्लॉथ या कॉटन लगा दिया, तो हमें दो फ्रैक्शंस मिल गए। एक को बोलते हैं फिल्ट्रेट, या मोर टेक्निकली बोलूं ऐसी चीज जो सोल्यूबल हो गई होगी, एसिड सोल्यूबल पूल, और सेकंड रिटेंटेड जो एसिड इनसोल्यूबल पूल। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द
एसिड सोल्यूबल पूल, बेटा लिख दिया। तुझे क्या लगा कुछ एक्स्ट्रा लिखा है? लिखा है यहां पे, ठीक है ना। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तो मेरी गलती नहीं ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गए एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर। अब आगे आ जा, है ना। अब ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें क्या क्या मिलती है क्या क्या नहीं मिलती है, ठीक है ना। ये सब आपको नहीं पढ़ना। अब आगे आ जा, आगे आ जा यहां पे, ठीक है ना। हायर क्लासेस यू विल लर्न इट विल सब कुछ से हेयर। तो यहां पे एक यहां पे ये दे रखा है, ठीक है, सारी बातें ये सब तुझे मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। देख अब आ जा इनऑर्गेनिक कंटेंट, इधर देख। हाउ डू वी नो दिस? अब इनऑर्गेनिक कंटेंट, हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, है ना, एंड कंपाउंड्स इन देम। हाउ डू वी नो दिस? अब सुन, जो जिस तरीके से हमने ऑर्गेनिक वाला पार्ट किया था ना, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट थोड़ा सा क्या है बेटा, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। थोड़ा सा क्या है, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे हमें कुछ आग वाग लगानी पड़ेगी, जलाना बनाना पड़ेगा यार। और अगर हमें जलाना पड़ेगा तो वो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना। तो हमने क्या किया, देख कोई भी हमने टिश्यू ले ली, कोई भी चीज ले ली, लिविंग टिश्यू, लीफ या लीवर या कुछ भी, है ना, उसका हमने वेट वेट नापा और उसको ड्राई किया। ड्राई किया मतलब सारा का सारा पानी क्या कर दिया बेटा, इवेपोरेट कर दिया। अब जो बचा मटेरियल वो क्या बचा, सिर्फ ड्राई वेट, है ना। और अब सुन, जब मैंने सारा का सारा क्या किया, टिश्यू को बर्न कर दिया, है ना, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो किस में बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में बाहर चले गए। और क्या रह गया, सिर्फ ऐश। और ये ऐश में क्या होगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फलाना ढिमकाना सब कुछ, है ना, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट सब। तो ये सारे के सारे हम लोगों को ऐसे मिल जाएगा। अरे मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोल दे, है ना। हाँ अच्छा, जैसे हम लोग क्या करते हैं समझ, अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं किसी ऐसे हम कुछ ढूंढे मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो हम उसमें क्या ढूंढते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स ढूंढते हैं कि भैया ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एसेट्रा है। बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने क्लासिफाई किया, जो भी हमें ये कंपाउंड्स मिले अंदर, हमने इसको क्लासिफाई किया भैया अमीनो एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस में, फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, हमने इसमें इसको क्लासिफाई कर दिया। भाई अगर केमिस्ट्री के हिसाब से चलता, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता, तो मैं देखता कि ऐसे से अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिले जिनमें कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जिनमें रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग होती है। लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मुझे अमीनो एसिड्स मिल गए, न्यूक्लियोटाइड्स मिल गए, फैटी एसिड्स मिल गए, बेटा ये सब मिल गए। अमीनो एसिड्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आजा बेटा, अब आजा मेटाबोलाइट्स, क्योंकि अमीनो एसिड्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आजा बेटा मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, आजा, ठीक है ना। चल भाई मेटाबोलाइट्स की बात बता रहा हूं, आजा। सर मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ये मैंने लिखा था कहीं, मैंने कहा था समझाऊं, ये रहा मेटाबोलाइट्स। अब देख बेटा मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं या उनको हेल्प कराने में, उनको करवाने में हेल्प करते हैं। मेटाबोलाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेटाबोलाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर बता रहा हूं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं बेटा, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये मेटाबोलाइट्स अगेन दो तरीके के होते हैं, इधर देख, ये मेटाबोलाइट्स दो तरीके के होते हैं। पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, पहला क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अरे दो तरीके के होते हैं। ये लास्ट टॉपिक आज का, लास्ट होगा आज का। अगले लेक्चर में अपन लोग कोशिश करेंगे अमीनो एसिड और प्रोटीन दोनों खत्म कर दे, अमीनो एसिड प्रोटीन दोनों खत्म कर देंगे, ठीक है ना। देख भाई लेक्चर लंबा खिंच रहा है लेकिन बढ़िया है, लेक्चर लंबा खिंच रहा है। सोना, अबे सो गया क्या? सोना नहीं है भाई, मैं सो गया क्या? मैं सो गया क्या? नहीं सोया ना, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मेरा तो गला भी खराब हो गया, मतलब है। चले अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेटा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टली क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं हमारे किसके लिए, फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। मतलब ये ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं,
ये ऐसे मेटाबोलाइट्स है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, जो हमारे को ग्रोथ और सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स नहीं होते जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। या मैं कहूं इनका जो मेन फंक्शन है वो ग्रोथ एंड सर्वाइवल ना करके, इनका जो मेन जो काम है वो हेल्प करते हैं हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्या करते हैं? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जैसे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे कि ये हमारे बेटा, ये हमारे, अरे ये क्या हो गया, ये हमारे डिफेंस में हेल्प करेंगे। ये हमारे किस में हेल्प करेंगे? डिफेंस में हेल्प करेंगे। या फिर ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। ये किस में हेल्प करेंगे? कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कंपाउंड जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। मतलब मेरे अंदर अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कमी हुई तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कमी हुई तो मैं मरूंगा नहीं भाई, क्योंकि ये मेरे डायरेक्टली ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए हेल्प नहीं कर रहे। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भले ही इनका बहुत होगा, है ना। अब सर इनका ग्रोथ एंड सर्वाइवल में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरी बॉडी में ये ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? भैया लार्जर अमाउंट में बनते हैं ये लोग। कैसे बनते हैं? लार्जर अमाउंट में बनते हैं। ये लार्जर अमाउंट में नहीं बनते हैं। देखिए याद करने की जरूरत लग रहा है क्या? तुम लोग याद करते रहते हो, है ना। ये लार्जर अमाउंट में नहीं बनते, लार्जर अमाउंट में बनते हैं, लार्जर अमाउंट में नहीं बनते। दूसरी बात, ये आपको ऑल लिविंग सेल्स में मिलेंगे बेटा। हर लिविंग सेल को जरूरत है जिंदा रहने की, सर्वाइव करने की। ये आपको ऑल लिविंग सेल्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको प्लांट्स में मिलेंगे। ये आपको क्या मिलेंगे? प्लांट्स में मिल सकते हैं, फंजाई में मिल गए भाई, माइक्रोब्स में मिल गए, ये इन सब में मिलते हैं। लेकिन ये आपको जितने भी टाइप के लिविंग सेल होंगे सब में मिल जाएंगे। एग्जांपल ले ले, एग्जांपल ले ले। एग्जांपल में क्या हो गया? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे प्रोटीन्स, जैसे लिपिड्स, ये सब क्या हो गए? एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए बेटा? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल बताऊं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल बताऊं तो एनसीईआरटी ने यहां पे टेबल दे रखी है। इंपॉर्टेंट टेबल है भाई, इंपॉर्टेंट टेबल है। एनसीईआरटी ने यहां पे एक टेबल दे रखी है, ठीक है ना। यहां टेबल देख, ये सारे के सारे एग्जांपल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। जैसे पिगमेंट्स, अब आप एक बात बता, अगर मेरे अंदर पिगमेंट्स नहीं है, मेरे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, मेरे अंदर केराटिनॉइड्स नहीं है, तो मुझे मतलब है क्या? है ना। अगर ये प्राइमरी मेटाबोलाइट होता तो ये मेरे अंदर भी होता, क्योंकि ऑल लिविंग सेल्स। लेकिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो ये मेरे अंदर नहीं होगा, मेरे अंदर है ही नहीं, मैं क्या करूं, लाऊं कहां से, है ना। तो देखिए ये प्लांट्स में तो हो सकता है ना। तो पिगमेंट जैसे कि कैरोटेनॉइड्स, एंथोसायानिन्स एसेट्रा, ये सब क्या हो गए बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट के पिगमेंट्स के एग्जांपल हो गए। अब आगे देख, अब आगे देख, ठीक है। अब आगे देख, आगे क्या हो सकता है बेटा? एल्केलॉइड्स, है ना। एल्केलॉइड्स जिसे क्या बोलते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, ऐसा ना। इसका याद करने का तरीका क्या? देख, मैकबुक आती है ना, मैकबुक, है ना, मैकबुक। तो मॉर्फिन, कोडीन किसके एग्जांपल है? एल्केलॉइड्स के एग्जांपल है। सर गरीब का मजाक उड़ाते, अरे मैं भी गरीब ही हूं, मैं भी गरीब हूं देख, ठीक है ना। इसके अलावा आता है बेटा एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स में क्या आ गया आपका? जैसे लेमन ग्रास ऑयल, क्या एग्जांपल आ गया भाई? यहां से सवाल आते हैं, मैं बेवकूफ नहीं तो पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका क्या? लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है ना। इसके अलावा एग्जांपल देखो बेटा, टर्पिनोइड्स, टर्पिनोइड्स के क्या है? देखो मोनोटर्पिनोइड्स, डाइटर्पिनोइड्स एसेट्रा, बहुत सारे, है ना। और भी कुछ हो सकते हैं। तो देखो टर्पिनोइड्स के एग्जांपल क्या हो गए? मोनोटर्पिनोइड्स या मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, याद करना है, ठीक है ना। अब देख ड्रग्स, ड्रग्स की बात करो तो देख विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, कुरकुमिन, कुरकुमिन कहां मिलता है बेटा? कुरकुमिन कहां मिलता है? कुरकुमिन मिलता है बेटा आपको हल्दी में। अब हल्दी को हिंदी में क्या कहते हैं? हल्दी को हिंदी में कहते हैं बेटा टर्मरिक। हल्दी को हिंदी में क्या कहते हैं? टर्मरिक कहते हैं, ठीक, टर्मरिक कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है बेटा टॉक्सिन्स, है ना, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना। तो तुम भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये देख राइसिन और एब्रिन, भाई कुछ तो याद कर ले, डॉक्टर बनने जा रहा, कुछ तो याद कर ले। टेबल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा देख, ये तो नीट ने साफ ही पूछ लिया, लेक्टिन्स का एग्जांपल क्या है? कोएन कैवलिन ए इज एन एग्जांपल ऑफ लेक्टिन। 2017-18 आसपास के पेपर में एक बार सवाल आया है, कोएन कैवलिन, सॉरी कोएन कैवलिन, कौन कैनावलिन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन था लेक्टिन्स, ऑप्शन दे रखा था लेक्टिन्स। अगर पढ़ा होता तो कर देता, अगर पढ़ा होता तो कर देता, ठीक है ना। लास्ट रह गया बेटा पॉलीमेरिक सब्सटेंस, जैसे रबर, गम्स,
सेलुलोज, ये सब। अब मुझे एक बात बता, इन तीनों में, इन सब में से अगर मेरे अंदर ये चीजें ना बने या किसी सेल के अंदर ये चीजें ना बने तो क्या मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा? इकोलॉजिकली ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं इसके बिना, क्या मैं इस रबर के बिना या गम्स के बिना, है ना, या सेलुलोज के बिना या लेमन ग्रास ऑयल के बिना या मॉर्फिन कोडीन के बिना, क्या मैं अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता? क्या मैं अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता? अरे भाई मैं सब कर सकता हूं। दिस दैट इज व्हाई इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल नहीं है। हाँ, ये मॉर्फिन, ये कोडीन, है ना, ये विनब्लास्टिन, ये कुरकुमिन, ये सब मेडिसिनली मुझे कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस, कहीं ना कहीं मेरे को जिंदा रखने में हेल्प कर देंगे। कल को मैं बीमार हुआ तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं यार। ठीक है, तो यार ये हो गया आपका मेटाबोलाइट्स भी खत्म। ठीक है, देखो यह साफ लिखा है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। लेटर चैप्टर्स यू एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दीज। ठीक है, तो यार अपना ये चैप्टर हो गया खत्म, अपना चैप्टर खत्म कह रहा हूं, अपना लेक्चर हो गया आज का खत्म। अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे बेटा अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के बारे में, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा दूंगा। मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ये मेरी गारंटी है भाई। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। आप लोग जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।